नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम राव चंद्रसेन की बात कर रहे थे। अकबर के द्वारा अर्थात मुगल सेना के द्वारा किस प्रकार से जोधपुर पर अधिकार कर लिया गया था और उसके बाद राव चंद्रसेन इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ पर आज हम राव चंद्रसेन का मूल्यांकन करेंगे, उसके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ राणा प्रताप और राव चंद्रसेन के बीच समानता और कुछ मूलभूत अंतरों की भी यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम राव चंद्रसेन का व्यक्तित्व या मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब अकबर मुगल बादशाह था तो उस समय का जो राजस्थान था अर्थात अकबरकालीन राजस्थान के अंतर्गत राव चंद्रसेन एकमात्र ऐसा शासक था जो स्वतंत्र प्रकृति का था। अर्थात वह स्वयं अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए राव चंद्रसेन को अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक माना जाता है। हमने देखा कि जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो जाने के पश्चात राव चंद्रसेन भाद्राजून चला गया था। उसके पश्चात भाद्राजून पर भी अधिकार होने के पश्चात वह सिवाना चला गया और सिवाना भी जब मुगलों के अधीन हो गया तो वह अंतिम आश्रय स्थल पोखरण चला गया था और उसकी बहुत अधिक आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। ऐसे में उसे अंतिम आश्रय जो स्थल था उसका पोखरण उसे भाटियों को जैसलमेर के भाटी शासक हर्राय को 1 लाख फदी के बदले देना पड़ा था और अंतिम आश्रय स्थल भी उसका छूट गया था, जिसके पश्चात वह अपना जीवन यापन करने के लिए पहाड़ों में चला गया था और वहीं पर रहते हुए उसने मुगलों से संघर्ष किया और अंततः जनवरी 1581 में वहां पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राव चंद्रसेन जो था वो प्रथम ऐसा व्यक्ति था राजस्थान का जो स्वतंत्र प्रकृति का, स्वतंत्र व्यक्तित्व का व्यक्ति था, जो कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के पश्चात भी उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। आगे चल करके इसी तर्ज पर अर्थात राव चंद्रसेन के नक्शे कदम पर चल के ही आगे राणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक बना उसने आगे बहुत अधिक अपना नाम कमाया था। इसीलिए राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो राव चंद्रसेन प्रताप से पहले ही मुगलों से लोहा ले चुका था और जीवन भर उसने संघर्ष किया और इसके साथ साथ राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि जहां हम प्रताप को इतना अधिक प्रसिद्ध देखते हैं इतिहास में, राणा प्रताप का नाम आता है, उतना अधिक राव चंद्रसेन का नहीं आता। इसका कारण यह है कि इतिहास में समुचित स्थान राव चंद्रसेन को नहीं मिल पाया और इसका मूल कारण ये था कि जहां राणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उसका जो राज्य है वो उसके पुत्र पौत्रों आदि को मिला, वहीं राव चंद्रसेन के पश्चात जो उसका राज्य था मारवाड़ वो उसके भाई उदय सिंह को मिल गया था। इसलिए उसका वंश परंपरा थी राव चंद्रसेन की वो आगे नहीं चल पाई थी। इसीलिए इतिहास में राव चंद्रसेन को समुचित स्थान नहीं मिल पाया जितना कि राणा प्रताप को मिला। इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है क्योंकि प्रताप से पहले ही राव चंद्रसेन ने मुगलों से लोहा ले लिया था और जीवन भर संघर्ष किया था और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी राव चंद्रसेन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने जो मूल्यांकन किया है, जो व्यक्तित्व की बात की है राव चंद्रसेन की, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि राव चंद्रसेन और प्रताप में क्या तो समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। तो देखिए, जहां तक प्रताप और राव चंद्रसेन की हम बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि राव चंद्रसेन ने मारवाड़ की सुरक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष किया, कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वहीं प्रताप ने भी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए आजीवन संघर्ष किया था। तो देखा जाए तो दोनों ने ही, यानी राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों ने ही मुगल बादशाह अकबर के साथ आजीवन संघर्ष किया। तो एक समानता तो इनमें ये हो गई। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि दोनों जो शासक थे राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, उन दोनों को ही शुरू से ही जब वो सिंहासन पर बैठे तभी से ही उन्हें अपने सगे संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा था।
रावचंद्र सेन की तो हम बात कर चुके हैं, आगे हम राणा प्रताप की बात करेंगे तो ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी आपको कि किस प्रकार से दोनों को सगे संबंधियों के जो विरोध का जो है सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट जो तीसरी इनमें जो समानता थी वो ये थी कि प्रताप, जो महाराणा प्रताप था, उसकी भांति राव चंद्रसेन के अधिकार में भी मारवाड़ के बहुत सारे भाग नहीं थे। मेवाड़ पर जब आक्रमण हुआ उदय सिंह के समय, महाराणा प्रताप के जो पिता थे, जब उदय सिंह के समय मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस समय मेवाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। जब राणा प्रताप 1572 में शासक बना तो उस समय मेवाड़ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो प्रताप की अधीनता में नहीं थे, जो मुगलों के अधीन हो गए थे। उसी प्रकार से राव चंद्रसेन के समय भी मारवाड़ के बहुत से क्षेत्र मुगलों के अधिकार में थे, राव चंद्रसेन उनसे वंचित रहा। तो इस प्रकार से दोनों शासकों में कुछ समानताएं यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इतनी सब कुछ समानताएं होने के बावजूद भी दोनों शासकों की गतिविधियों में कुछ मूलभूत अंतर भी थे। अब ये अंतर क्या थे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखिए, चंद्रसेन प्रताप की भांति चावड़ जैसी कोई स्थायी राजधानी नहीं बसा पाया। तात्पर्य यह है कि हमने देखा कि चंद्रसेन जोधपुर पर अधिकार होने के पश्चात भाद्राजून से सिवाना और सिवाना से पोखरण चला गया था, और पोखरण भी हाथ से निकल जाने के पश्चात वो पहाड़ों में चला गया था, सोजत के पहाड़ों में। तो वहां पर रहते हुए उसने संघर्ष किया और अंततः वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमने यहाँ पर प्रताप के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जब प्रताप पहाड़ों में चला गया था तो उसके पश्चात उसे भामाशाह जैसा एक आर्थिक सहयोगी मिला, और उसके सहयोग से उसने चावंड नामक एक नई राजधानी बसाई थी, और एक तरह से स्थायी वो राजधानी बसाई जिसका बाद में काफी विकास हुआ था। तो यहाँ पर राव चंद्रसेन जो है वो महाराणा प्रताप की भांति को स्थायी राजधानी नहीं बसा पाया था, जबकि प्रताप ने एक स्थायी राजधानी चावंड को बना लिया था। नेक्स्ट हम बात करें इनमें मूलभूत अंतर की, तो चंद्रसेन को प्रताप की भांति भामाशाह जैसा कोई आर्थिक सहायक भी नहीं मिला था। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात राणा प्रताप की जब आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी तो भामाशाह जैसे सहयोगी ने उनकी आर्थिक सहायता की थी, जिससे कि राणा प्रताप फिर से एक बार उठ खड़े हुए और उन्होंने एक नई राजधानी का निर्माण कर लिया था, और इसके साथ साथ मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। लेकिन राव चंद्रसेन के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भामाशाह जैसा कोई आर्थिक सहयोगी उन्हें नहीं मिला था। जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई थी तो अंततः उन्होंने जो अंतिम आश्रय स्थल पोखरण था उसे भी 1 लाख फदीये के बदले भाटी शासकों को सौंप दिया था। तो इस प्रकार से राव चंद्रसेन ने स्वयं अपने ही बलबूते पर सब कुछ कार्य किया था, जबकि प्रताप को कुछ सहयोग मिल गया था। तो यहाँ पर यह भी एक मूलभूत अंतर था। तीसरा जो मूलभूत अंतर था वो यह था कि मारवाड़ में चंद्रसेन की उपस्थिति ने अनेक अवसरों पर मुगल सेना को विकेंद्रीकृत करके और प्रताप का अप्रत्यक्ष सहयोग किया। देखिए, हम जानते हैं कि प्रताप से पूर्व ही मारवाड़ का शासक बन चुका था राव चंद्रसेन। तो जब प्रताप शासक बना उस समय चंद्रसेन मारवाड़ में शासक था और मुगलों से संघर्ष जारी था उसका। ऐसे में प्रताप को कुछ अप्रत्यक्ष सहयोग ये मिला कि मुगल जो सेना थी वो पूरी तरह से प्रताप के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, और चंद्रसेन की तरफ उनका ध्यान भटक रहा था, जिससे प्रताप को अपनी सेना को संगठित और मजबूत करने के लिए अवसर भी कई बार मिले थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के मध्य कुछ मूलभूत गतिविधियों में अंतर भी पाए गए हैं और कुछ उनमें समानताएं भी थी। लेकिन जो भी हो, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तलवारें सदैव ही मुगल बादशाहों के विरुद्ध चमकती रही हैं। नेक्स्ट हम महाराणा प्रताप की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।